नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देखा था कि कल लास्ट टाइम हमने मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन होता है, उस नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में जो जनरल साइंस वाला सब्जेक्ट होता है उसको हमने डिकोड किया था। उसमें हमने देखा था कि जैसे जनरल साइंस वाले पोर्शन के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो उसमें हमें 3 से 4 जो है सब्जेक्ट्स हम देखने को मिलते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा हमने देखा था कि आपको डिस्कवरीज और इन्वेंशन वाला चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है। आज हम उसी जनरल साइंस वाले पोर्शन को जिसको हमने डिकोड किया था उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या 2022 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। आप हमारे साथ जिस तरह से आपने कल वीडियो को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरह बहुत सारे जो है वीडियोस आपको यहाँ पर लेकर आएंगे। मेन कंपोनेंट सब इंजीनियर के बारे में भी हमने कल आपको बताया था कि 100 नंबर का टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है। आप यदि इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा, और 100 नंबर का आपका पूछा जाता है नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। ठीक है, नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन जो होता है उसमें जनरल साइंस पूछा जाता है, आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, कंप्यूटर का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, है ना। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और जनरल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब 100 नंबर का जो नॉन टेक्निकल होता है वो डिवाइडेड होता है 7 चैप्टर्स में, 7 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब लगभग हर चैप्टर से 14 से 15 क्वेश्चंस हमें हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें लगभग सारे चैप्टर्स को ही बहुत अच्छे से करना होता है। स्पेशली हम बात करें, क्योंकि हम टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा टेक्निकल वाला पोर्शन, जैसे मैथमेटिक्स 14 में से 14 या 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 15, रीजनिंग 15 में से 15, जनरल साइंस हम 15 में से 11, 12 या 13, क्योंकि जनरल साइंस भी थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि एक आध दो क्वेश्चन यहाँ वहां हो सकते हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपके 12 से 13 नंबर तो वहां पर आपके गेन हो सकते हैं। कंप्यूटर भी एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत हैवी नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल सी चीजें पूछी जाती हैं। रैम हो गया, रोम हो गया, मेमोरी वाला चैप्टर हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर का एजेस हो गई, है ना। मतलब बहुत बेसिक सी चीजें पूछी जाती हैं। वहीं हिंदी भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश को यदि हम छोड़ दें तो 86 में से हम 75 मार्क्स आराम से तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका मेहनत करने के बाद, यदि आप सामान्य मेहनत भी कर लेते, टेक्निकल वाला बच्चा, हम उस टेक्निकल वाले बच्चे की बात कर रहे हैं जो लगभग सिलेक्ट होना बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। सिलेक्ट लास्ट टाइम जो सिलेक्ट हुए थे और अब जो सिलेक्ट होने वाले हैं उन बच्चों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आप भी उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग इस टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को करना होगा कि आप 75 to 80 के आसपास जो है इसको गेन करके रखें। समझ रहे हैं? और ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ना। और ठीक है, तो यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नॉन टेक्निकल वाले जनरल साइंस वाले पोर्शन के बारे में भी हम बात करते हैं तो इसको हमने कल डिकोड किया था टॉपिक वाइज। क्या सर टॉपिक वाइज? यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, उसमें हमने बताया था कि फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो चर्चा हो रही है एमपीईएसबी सब इंजीनियर 2022 में जो अभी है ना, हाल ही में एग्जाम हुआ था, लगभग 1.5 साल पहले ही, है ना, तो उसमें जो एग्जाम आया, जो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी बेस पर जो है हम ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के टॉपिक वाइज हमने टॉपिक बताए थे, केमिस्ट्री के हमने टॉपिक बताए थे, बायोलॉजी के हमने टॉपिक बताए थे। हमारा आगाज बैच बहुत ही अच्छे तरीके से लगातार चल रहा है। ये अभी अभी शानदार मौका है, आप 10% ऑफ के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें, हमारे 10 लेवल पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके। आपको पता है कि अगस्त 2024 जो है ये संभावित डेट मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की ईएसबी के द्वारा, जो जिसको हम व्यापम भी कहते हैं, बताई गई है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इसको ज्वाइन करेंगे, जिसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ यदि आपको कुछ छूट गया है तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी उपलब्ध हैं।
5000 प्लस MCQs के सॉल्यूशन के साथ डले हुए हैं। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी और सारे क्लासेस के नोट्स और PDF भी आपको हमारे जो है एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि कोई भी आपको क्वेरी होती है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपकी हमारी टीम आपसे जो है वो कांटेक्ट करेगी। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमने चूंकि देखा था कि जनरल साइंस के जब हमने इसको डिकोड किया तो इसको डिकोड करने के बाद पता चला कि साहब बायो वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंस अपना जो है वो बता रहा है, तो हमने सबसे पहले डिकोड किया है। आज के लेक्चर में हम बायो को ही डिकोड करने वाले हैं कि सर बायो से कौन कौन से, देखो ये तो हमने कल डिकोड किया था फिजिक्स वाले चैप्टर को, फिर हमने केमिस्ट्री वाले के आए हुए टॉपिक को बताया था, और अब हम आज जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बायो वाले को विथ क्वेश्चन एंड आंसर एंड डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चंस हम आपको फिर से बता देते हैं। MP व्यापम के द्वारा जो 2022 में परीक्षा आयोजित की गई थी उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें, क्योंकि इसी एनालिसिस के आधार पर यही एनालिसिस वो एनालिसिस होगा जो आपकी परीक्षा की कुंजी होगा, मतलब की बनेगा। इसी के आधार पर या इसी के बिहाफ आपको तैयारी करनी है। इन्हीं टॉपिक्स के आसपास इर्द गिर्द रहकर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना है, या हम ये कहें कि इन्हीं टॉपिक्स को आपको लास्ट टाइम जब आप पेपर देने जाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। समझ गए? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो यहां से पहली चीज तो आपको पता ये चलती है, देखो हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, आपको ये टॉपिक लिखते जाना है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। पहला टॉपिक आपको याद रखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट। मतलब क्या है? पौधों का जो प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जब प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है तो ह्यूमन का भी पूछा जा सकता है, तो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे। हमारी जो आगामी क्लासेस होंगी, जो हम आपको कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ये टॉपिक के आधार पर ही कंप्लीट करवाने वाले हैं। ऐसे टॉपिक जो कभी ना कभी 2016, 2018 या 2020 की सब इंजीनियर और 2022 के सब इंजीनियर में पूछा गया है, उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और प्लांट्स का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इन चार में से जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा सी सही आंसर होगा। पिस्तिल जिसको हम कहते हैं, इसको हम हिंदी वाले विद्यार्थी जो है इसको पुंकेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, सॉरी, इसको क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को स्त्री केसर कहते हैं, इंग्लिश में इसको पेस्टिल्स कहा जाता है। जो स्त्री केसर होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वहीं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है पुंकेसर। वो क्या होता है? पुंकेसर होता है। इसको हम कहते हैं स्टेमेंस। इसको क्या कहते हैं? स्टेमेंस। तो ये मेंस इसमें लगा हुआ है, मतलब प्लांट्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमेंस होता है और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम पेस्टिल्स कहते हैं। ये पेस्टिल्स जो होता है तीन चीजों को कंसिस्ट करता है। स्टिग्मा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल जिसको हम वर्तिका कहते हैं, और ओवेरी जिसको हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट्स का उसको पेस्टिल्स, स्त्री केसर कहते हैं, और मेल जो ग्रुप प्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम पुंकेसर या स्टामेंस कहते हैं। ठीक है, वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का वो तीन चीजों को कंसिस्ट करके रखता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को। द स्टिग्मा इज लोकेटेड एट द टॉप एंड द कनेक्ट बाय द स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, तो इसको भी हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में इसको हम समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीकैरियोटिव। तो हम आपको बताएंगे कि सेल वाला चैप्टर है साहब, ये वाला चैप्टर कौन सा है? सेल वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। सेल अब जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन है ना और रॉबर्ट हुक, दो नाम आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है वो सेल की खोज की गई थी।
है ना, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है वो न्यूक्लियस की खोज की गई थी, क्या है ना, केंद्रक की खोज करी गई थी। सेल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सेल दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव सेल्स, जिसको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, जो बहुत छोटे बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिव, है ना, सेल्स कहते हैं। और एक होती है प्रोकैरियोटिव और एक होती है यूकैरियोटिव। ठीक है, तो इनमें अंतर बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है ना, एसएससी जेई वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो प्रिमिटिव होती हैं, प्राइमरी होती हैं। ठीक है, इनमें यदि हम बात करते हैं तो राइबोसोम आपने सुना होगा, टेक्निकल वाले बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, उनमें 70S टाइप का जो है वो राइबोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा अनडेवलप होता है, अविकसित पाया जाता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। मतलब सीधी सी बात, प्रोकैरियोटिक जो होता है ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, प्राइमरी सेल्स होती हैं, ये केवल बैक्टीरियाज वगैरह में हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें बैक्टीरियाज कौन सा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी मतलब क्या होता है साहब, शैवाल। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी समझते चलेंगे। शैवाल आपने देखा होगा, काई जो होती है। वॉइस रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम क्या कह रहे थे कि सर जो शैवाल होती है, जो आपने नदी किनारे हरे कलर की, है ना, आपने काई देखी होगी, इसको हमारे बुंदेलखंड में काई और सभी जगह काई ही कहते हैं, है ना। तो शैवाल जो है आपको याद रखना है, शैवाल में प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं उनमें भी प्रोकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये पूरी तरह से विकसित डेवलप्ड सेल्स होती हैं, हमारे अंदर यूकैरियोटिक पाई जाती हैं। इनमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, इनमें पूरी तरह से डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इनमें यदि हम बात करते हैं तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पाई जाती हैं। तो सेल वाला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन पूछ। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब शैवाल में पाई जाती हैं, बैक्टीरियाज जीवाणुओं में पाई जाती हैं, और माइकोप्लाज्मा इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन को याद रख लेना है, ये हमारा डिटेल सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा का मतलब क्या होता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बताएंगे, हैजा कहते हैं। तो सीधी सी बात ये है, जितनी भी डिसीज हैं, जितनी भी क्या है आपकी डिसीज हैं, जितने भी आपको रोग हैं, आपको पता है रोग 3 से 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे रोग, ऐसी डिसीज जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, मतलब जीवाणु के माध्यम से फैलती हैं, ऐसे डिसीज जो विषाणु वायरस के माध्यम से फैलती हैं, ऐसे डिसीज जो प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलती हैं, या ऐसी डिसीज जो जेनेटिक होती हैं, है ना। तो ये अपन को याद रखना है, डिसीज 3-4 प्रकार की होती हैं। बहुत डिटेल में हमें इनके बारे में पढ़ना है, हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहना है। अभी हमसे पूछा गया है इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है कॉलेरा का, वो होता है लेस देन 1 to 5 डे। फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो आपको 2-3 चीजें इसमें पढ़नी होती हैं। क्या पढ़ना होता है, कोई भी आप रोग पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ना होता है कि उसमें कौन सा ऑर्गन जो है वो इफेक्टिव होता है। जैसे आपसे पूछा जाए, देखो या तो ये पूछ लेता है कि भाई जैसे हैजा है, तो हैजा किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, तो आप बताओगे सर हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, वो कॉलेरा से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें उल्टी दस्त होते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह से एड्स, डेंगू, है ना, तो इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके जो ये जो रोग हैं, इनसे कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फिर कौन सा रोग जो है वो वायरस से फैल रहा है, कौन सा रोग आपका जीवाणु से फैल रहा है, कौन सा रोग आपका, है ना, प्रोटोजोआ से फैल रहा है। इन सब की बहुत शानदार जो है प्रोटो, है ना, जोआ, है ना, बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है, आप एक बार पढ़ लोगे और बहुत सारे एमसीक्यूज हम करवाएंगे तो आपको बहुत आसानी से इसको जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो रोग आप लिख लेना, डिसीज हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, डिसीज वाले पोर्शन से ये पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द टू लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सीधी सी बात है, ये वाला पोर्शन पूछा गया है आपके हार्ट से, तो आप टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक जो आपसे पूछा गया है, यहां पर हमें तो देखने को मिल रहा है हार्ट, लेकिन हार्ट के अलावा वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे ब्रेन के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे आपके लीवर के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे आपकी किडनी के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे आपके फेफड़ों के बारे में पूछ सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो आपसे आपके कान के बारे में पूछ सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं हमारे शरीर में, उन सभी की जो आपकी क्रिया विधि है वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जो दो चैम्बर होते हैं, एक लोअर चैम्बर होता है हार्ट में, एक कौन सा होता है, लोअर चैम्बर होता है, और एक होता है आपका अपर चैम्बर। लोअर चैम्बर कहलाता है वेंट्रिकल्स। क्या कहलाता है साहब, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके लोअर चैम्बर, और वहीं अपर चैम्बर जो है वो कहलाता है ऑट्रियम। क्या कहलाता है, ऑट्रियम। ठीक है, ऑट्रियम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी याद रखेंगे, इसको आलिंद कहते हैं, बाया आलिंद और दाया आलिंद, मतलब लेफ्ट आट्रियम और राइट आट्रियम, है ना। लेकिन लोअर जो होता है, नीचे जो पाया जाता है, वो कहलाता है वेंट्रिकल, और अपर जो पाया जाता है वो होता है ऑट्रियम। डिटेल देख लो इसकी। ठीक है, तो अपार्ट हैज टू अपर हार्ट, सॉरी, मतलब जो हमारा हृदय होता है, ये दो अपर और दो लोअर चैम्बर पाए जाते हैं। जो अपर चैम्बर होता है उसको ऑट्रियम कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर होता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, ऑट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है इनकमिंग जो अशुद्ध जो हमारे यहाँ से अशुद्ध मतलब खराब जो खून आ रहा है, और शरीर में से जो खून आ रहा है उसको लेता है और पंप करता है आउट ऑफ योर हार्ट, मतलब शुद्ध शुद्ध जो ब्लड होता है वो ब्लड करता है, वेंट्रिकल जो है वो निकालता है। ठीक है, तो ये अपन को याद रख लेना है, मतलब ऑर्गन हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और सारे ऑर्गन हमारे द्वारा बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी कहीं यहीं से लिया गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत सारी नहीं, ये अलग है। Which of the following process prevent the growth of microbes in big? बहुत सारी हम जो है वो क्रिया विधि पढ़ते हैं, इसको हम प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस जो है वो पढ़ाई जाती हैं। अभी हमसे पूछा गया है कि आप उस प्रोसेस का नाम बता दो जो मिल्क में, दूध में माइक्रोबैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम कर देता है, जिससे दूध फटता नहीं है। तो ये बहुत सबको पता है, पाश्चुरीकरण वो प्रक्रिया है। इसकी खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं लुई पाश्चर जी, जिनके द्वारा पाश्चुरीकरण जो है वो प्रक्रिया अपनाई गई। बहुत सारी जगह जो है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी समझते होंगे, इस क्रिया का संबंध कहीं ना कहीं किण्वन से भी होता है। अभी मुझे हिंदी इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। ये जो लिया गया है वो इन्वेंशन से लिया गया है और डिस्कवरीज से लिया गया है। तो हम बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, पहला किडनी ट्रांसप्लांट किसने किया था, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। गैल्वेनाइजेशन कैसी प्रोसेस होती है, गैल्वेनीकरण किसको कहते हैं, समझ रहे। ऐसी ही एक प्रोसेस पाश्चुरीकरण भी है, ये हमें याद रखना होता है। पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पे हम पहले दूध को गर्म करते हैं और एक फिर निश्चित टेम्परेचर पे उसको हम ठंडा करने रख देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ जो होती है माइक्रोबैक्टीरिया की वो कम हो जाती है। ठीक है, which of the following hormones help the body to adjust to stress when one is angry, one is very angry? बहुत ज्यादा हम जब गुस्से में होते हैं, चिंतित होते हैं, तो कौन सा जो है हमारे अंदर हार्मोन निकलता है। तो बेटा हार्मोन के बारे में यदि हम बात करें तो आपको दो चीजें यहाँ पर पढ़नी होंगी। सबसे पहले तो आपको साहब हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा, और हार्मोन्स निकलते हैं ग्रंथियों से। कहाँ से, घर से तो निकलेंगी नहीं, या फिर नसों से नहीं निकल जाएंगे, है ना, धमनियों से नहीं निकलते। कहाँ से निकलते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स निकलते हैं आपकी ग्लैंड से, ग्रंथियों से। तो आपको सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड्स है, चाहे वो पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, सभी ग्रंथियों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सी ग्रंथि से, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, और वो हार्मोन्स क्या प्रिवेंट करता है, या फिर क्यों निकलता है, कब निकलता है। ये दो तीन चीजें आप मुश्किल से आपकी 15 से 20 मिनट की एक क्लास लगेगी, और ये हार्मोन्स वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपका होगे वाह यार सर मजा आ गया। तो आपको याद रखना है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ग्लैंड्स
एंड द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम देम, है ना, ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। एड्रिनल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल जो होता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो आपको चिंता से, एंग्री से, ये जो है थोड़ा सा क्या करता है, स्ट्रेस से कम करता है, बचाता है। ठीक है, तो बॉडी को एडजस्ट करने के लिए कौन सा जो है वो हार्मोन्स निकलता है? एड्रेनल हार्मोन निकलता है, ये हमें थोड़ा सा याद रख लेना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने सब इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें, वो जो बनने वाले हैं, ठीक है, और आप जिनके साथ तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ टारगेट एमपी सब इंजीनियर की क्लासेस लगातार चल रही हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, मैथ्स और एप्टीट्यूड तो चल ही रहा है एप्लीकेशन पर। अब हमने जनरल साइंस भी स्टार्ट कर दी है, और जैसे ही जनरल साइंस को हम एक हद तक जो है कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम जनरल नॉलेज को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। व्हाट इज द विटामिन बी कॉल्ड? मतलब जो विटामिन बी1 होता है उसका केमिकल नेम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है सर? हमसे पूछा गया है विटामिन बी1 का केमिकल नेम बता दीजिए। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि वो बच्चा, हमसे पूछा जाना है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? टॉपिक लिखना है। क्या लिखना है? टॉपिक लिखना है। यदि आप टॉपिक लिख लेते हो और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका वो पूरा चैप्टर जो है वो, देखो, कभी विटामिन बी1 का नाम पूछेगा, कभी विटामिन डी का केमिकल नेम पूछेगा, कभी विटामिन ए का केमिकल नेम पूछेगा, हर शिफ्ट में अलग अलग पूछेगा आपसे, टॉपिक वही रहेगा। हो सकता है विटामिन ना पूछ ले, विटामिन की जगह आपसे हो सकता भाई पूछ ले कि इस बार आप एक काम करो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दो। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषण है, हमें चाहिए पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और एक और कौन सा होता है? पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पढ़ लो, विटामिन अच्छे से पढ़ लो। अब सर हो सकता है वो फैट पूछ ले, है ना, तो फैट क्या है, सबसे ज्यादा फैट काय में पाया जाता है। फिर हो सकता है सर आपसे प्रोटीन के बारे में पूछ ले, ये भी एक न्यूट्रिशन है, हमें जरूरत होती है प्रोटीन की। प्रोटीन एक प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। टोटल कितने प्रोटीन हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, कितने प्रोटीन शरीर खुद बना लेता है, कितने हमें बाहर से इंटेक करने होते हैं, ये सारी चीजें एक चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, और वो है आपका न्यूट्रिशन। अभी हमसे क्या पूछा गया है? विटामिन के बारे में। तो ये मैंने आपकी पूरी लिस्ट, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फेलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। तो थायमीन कहाँ लिखा हुआ है? ए में, तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। है ना, ये लिखा है राइबोफ्लेविन, ये किसको कहते हैं सर? बी2 को कहते हैं। नियासिन किसको कहते हैं सर? विटामिन बी3 को कहते हैं। साइनोकोबाइलमाइन किसको कहते हैं सर? विटामिन बी12 को कहते हैं। अब इसमें से आप क्या पूछोगे बताओ? सारी चीजें क्लियर हो गई? तो आपको बस यही क्लियर, जैसे ही आपका माइंड क्लियर होता है आप सफलता के पास पहुंचते चले जाते हो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट हैव अ वैक्सीन टिल डेट? आज दिनांक तक किस रोग की हमारे पास वैक्सीन नहीं है? तो वैक्सीन का नाम लेते ही अब तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की याद आ जाती है हालांकि, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे, इसलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। कोविशील्ड लगी है तब भी ठीक है, कोवैक्सीन लगी है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा अपन फोकस करेंगे, वैक्सीनाइजेशन पर आपको फोकस करना है, टॉपिक लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चूंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे यहाँ तो भारत में 2 ही लगी थी, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कौन सी वैक्सीन किसने बनाई थी, यदि बाहर से आई थी तो किस देश से आई थी, है ना, ये सारी चीजें अब मे भी पॉसिबिलिटीज है किसी ना किसी आगामी एग्जाम से पूछी जाए, क्योंकि करंट अफेयर भी बन गया है। वैक्सीनाइजेशन का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वैक्सीनाइजेशन भारत में सबसे पहले कब हुआ था? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में।
1985 में इसका नामकरण कर दिया गया, चेंज कर दिया गया था। फिर अभी 2014 में स्टार्ट किया गया था मिशन इंद्रधनुष। फिर वैक्सीन अभी हमारे यहाँ कौन कौन सी लगती हैं, जैसे BCG का टीका लगता है, ठीक है, और भी बहुत सारी टीका लगते हैं। तो कौन सा वैक्सीन बच्चे के जन्म पे लगता है, कौन सा वैक्सीन बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद लगता है, कौन सा वैक्सीन बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद लगता है, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए भी हैं और अलग अलग एग्जाम, चाहे वो रेलवे की जेई हो, SSC जेई हो, पूछा गया है। तो ये सारी चीजें भी आपको कंसीडर करके चलेंगे। इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है, HIV एड्स जो है इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं है। वैक्सीनाइजेशन का टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम इसको जो है थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे आगे। गोइट्रे इज अ डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखो गोइट्स इसको सीधा सीधा कहते हैं साहब हिंदी में घेंगा रोग, क्या कहते हैं, और घेंगा रोग कहते हैं डिसीज, जहां से गोइट और गोइट्रे और उसको कहते हैं गले का रोग। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ये काम करना बंद कर दे, या तो ये काम करना बंद कर दे या ये काम करना स्लो कर दे, तो उस स्थिति में आपको एक रोग होता है जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं। क्या होता है सर इसमें? इसमें सिंपली आपकी आवाज निकलना कम हो जाती है, आपको बोलने में समस्या हो सकती है कह रहा हूं मैं पहले आपको। इसके साथ साथ आपको गले से नीचे निगलने में भी आपको समस्या हो सकती है। तो थायराइड ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। यहाँ पर आप 2-3 चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ से पूछा गया है आपसे रोग वाला क्वेश्चन, ठीक है, रोग वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर ग्लैंड्स डाल दी गई हैं, तो मतलब ग्रंथियां, और ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स, समझ रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रोग 3-4 प्रकार के होते हैं। वो रोग जो जीवाणु बैक्टीरिया से होते हैं, जो विषाणु से वायरस से होते हैं, जो प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक, वो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि कोलेरा हैजा के बारे में पूछा गया है। अब उसके बाद ग्लैंड्स के बारे में पूछ लिया गया है, ग्लैंड्स के साथ साथ उनसे निकलने वाली हार्मोन्स के बारे में पूछ लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वही के वही क्वेश्चन है जो एक शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट में अपना रूप बदल के आ गए हैं, समझ रहे हैं। यदि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये थोड़ा सा हम ये कहें आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं इसको, वैसे में भी पॉसिबिलिटीज है कि अब बच्चा पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस इज ऑल्सो नॉट, हालांकि कॉमन, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते कि टेक्निकल बच्चा अच्छा कॉमन सेंस रखता है, चाहे ईस्ट हो और चाहे ह्यूमन हो, है ना। कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन में रिलीज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चाहे ईस्ट हो या फिर हम, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ईस्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली हमें अपना पढ़ना होता है, लेकिन ये तो कह रहा है कि ईस्ट का पढ़ो, तो ईस्ट का तो नहीं पढ़ना होता, ये कहीं ना कहीं मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, इसको हम विविध कहते हैं। ये हम क्या करते हैं, जब पूरा बायो कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक 100 से 200 एक वन लाइनर प्रोवाइड करते हैं आपको, ये उसका क्वेश्चन है। इसमें वन लाइनर में लिखा होता है कि ईस्ट, है ना, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऐसा उसमें लिखा होता है, तो है ना आपसे बन जाता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। वेयर आर द रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यदि आप हिंदी वाला विद्यार्थी पढ़ता तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता उसको। देखो आप गले को देखो, यहाँ पर आपको ये, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक छल्ला दिखाई देगा कि साहब जैसे कुछ गले में रिंग्स डले हुए हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थ्रोट का मतलब क्या होता है सर? गला, क्या होता है? गला होता है, ठीक है। देखो द थ्रू आंसर, करेक्ट आंसर इज थ्रोट। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जो छल्ले होते हैं, रिंग्स होते हैं, वो कहाँ प्रोवाइड होते हैं? थ्रोट में होते हैं। तो आप देखो यहाँ से ये जो छल्ले होते हैं यही अपन को, ये नीचे जो नली लगी है इससे कनेक्ट करते हैं मुंह को, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं उस टाइम पे, जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आपका
कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो, चूंकि यहाँ नेगेटिव मार्जिन तो है नहीं है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो वो आपको ही फायदा देगा। पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय द ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस। देखो सीधा सा उसने पूछा है पोलियो और चिकन पॉक्स, ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां किससे होती हैं? वायरस से होती हैं, फंगस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साहब डिसीज जो हम पढ़ेंगे, जो हम रोग पढ़ेंगे, इंग्लिश थोड़ी सी बस वीक है मेरी, इसको अभी आप एडजस्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपन चलेंगे स्ट्रांग होती जाएगी। तो रोग हमें पढ़ने हैं, एक तो वे रोग जो वायरस के माध्यम से होते हैं, एक वे रोग जो जीवाणु के माध्यम से होते हैं जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, एक वे रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, और एक वो होते हैं जो फंगस से होते हैं। एक वो प्रोटोजोआ फंगस को हम एक भी मान सकते हैं, अभी आगे और क्लियर करेंगे। और एक वो रोग होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। ये इतने प्रकार के रोग हैं, और देखो आपने 3 से 4 क्वेश्चन उसमें देख लिए, समझ रहे बात के लिए। तो रोग वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, सॉरी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिसीज वाला पोलियो और चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण, सही आंसर इसका वायरस हो जाएगा। जीवाणु से होने वाले रोग है टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, इस तरह के रोग होते हैं, है ना। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, फाइलेरिया, डायरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं, है ना। कुछ जेनेटिक्स वगैरह भी है, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। What is the swelling caused by excess blood trapped in the body's tissues called? देखो सीधी सी आपको ये इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा समझ में आएगा। एक आपको याद रखना है, वो पूछ रहा है स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब होता है सूजन। सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है टिश्यूज में आप कब कहेंगे कि उसको सूजन आ गई है, तो उसी को हम एक और पर्यायवाची कह सकते हैं, इसका सिनोनिम है स्वेलिंग का सूजन है जो है ये, इसका पर्यायवाची है एडेमा। जब शरीर के किसी अंदरूनी बाहरी अंगों का आकार बढ़ने लगे या उनमें फैलाव आने लगे तो ये सूजन का रूप कहलाता है। सभी को पता है सूजन होती है, स्वेलिंग आ जाती है। सूजन या स्वेलिंग को ही मेडिकल भाषा में एडिमा कहा जाता है। बहुत इजी था, स्वेलिंग यदि लिखा है तो एडिमा पे आप क्लिक कर सकते हैं। स्वेलिंग कॉज्ड होती है एडिमा के कारण ही। एडिमा एक देखने योग्य सूजन है जो शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ के जमा होने के कारण होती है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा आप ये मान के चल सकते हैं कि सेल वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सेल का जन्म कैसे हुआ, कौन कौन से उसके जो है वो है ना, वो है क्रियाविधि वगैरह है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो टिश्यू जो है वो किस तरह से काम करता है, तो ये टिश्यू वाला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, देखो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस के बारे में मैंने अनंत जो है पेपर्स में देखा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 चीजें होती हैं, आप कंठस्थ कर लो अभी, इसके अलावा बाइल जूस के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा गया। बाइल जूस सेक्रेटेड बाय पहली चीज, बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय, और बाइल जूस स्टोर्ड। देखो प्रोड्यूस कौन करता है, तो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लीवर। बाइल जूस जब प्रोड्यूस हो जाता है या होता रहता है, इकट्ठा कहां होता है, स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही हम ये कहें कि लुकिंग लाइक अ वाव, स्टोर्ड जो होता है ये होता है साहब गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस प्रोड्यूस्ड कहां होता है, लीवर में। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। और सेक्रेटेड मतलब निकलता कहां से है, तो वो भी लीवर से। समझ रहे हैं बात के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTD? ठीक है, ये अपन को याद रखना है। NTD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे ने लगा दिया था नॉन ट्रांसमिनेबल डिसीज, नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। ये डिसीज स्पेशली आपको एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। ये डिसीज आपको स्पेशली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, और ये डिसीज कभी कभी रैंडमली आपको अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलेगी। ये जो है स्पेशली पूछा गया है आपसे,
ये जो पूछा गया है साहब उस समय 2022 में इसलिए पूछा गया है क्योंकि 2021 में ही लगभग थोड़ा सा कुछ समय पहले ही एनटीडी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे घोषित किया गया था कि ये जो है हर साल 30 जनवरी को हम इसके प्रिवेंट करने के लिए एक दिवस मनाएंगे जिसको वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये चल सकते हैं कि ये करंट अफेयर का भी हिस्सा उस समय माना जा सकता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि कोई भी डिसीज है या फिर जैसे WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम 7 अप्रैल को, उसकी थीम क्या रही है, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ये क्या है सर, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती हैं और ये डिसीज जो होती हैं विकासशील क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये अलग अलग जैसे वायरस बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी होती हैं उनका कारण बनती हैं। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा अपन को इसके बारे में याद रखना है। उसके लगभग 6 महीने पहले ही इस WHO के द्वारा ये घोषित किया गया था कि अब हर साल 30 जनवरी को हम वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे मनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, है ना? तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है द सिविल पॉइंट के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। हमारा आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स आप वहां से देख सकते हैं, फ्री कंटेंट वहां पर बहुत सारा डाला हुआ है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिटेल सॉल्यूशन के साथ।